Hello friends, welcome back to my YouTube channel Medico Surgical Nerds. Last class we are discussed about some important questions related to competition exam. Today we are also learn about important questions with rational and full explanations. So please बने रहें हमारे साथ और देखते रहें मेडिको सर्जिकल नर्स। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, if a narrow curve is used for measured BP then what will the outcome। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम बीपी मेज़र करने के लिए नैरो कफ का यूज़ करें यानी कि छोटा कफ यूज़ करें तो बीपी में की रीडिंग में क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, जो सही रीडिंग है वो हमें मिलेगी। फॉल्स हाई रीडिंग, गलत और बढ़ी हुई रीडिंग मिलेगी। सी इज़ फॉल्स लो रीडिंग, गलत और कम रीडिंग मिलेगी। डी इज़ बीपी कांट मेज़र, जो ब्लड प्रेशर है वो हम उसे मेज़र नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से जल्दी लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, फॉल्स हाई रीडिंग। अगर हम एक छोटे कफ का यूज़ करते हैं तो रीडिंग हमेशा बढ़ी हुई और गलत रीडिंग आएगी, नॉर्मल रीडिंग नहीं आएगी। और अगर हम नैरो की जगह ब्रॉड या बड़ा कफ यूज़ करते हैं तो ऑलवेज रीडिंग लो आएगी, लो रीडिंग आएगी और वो भी गलत आएगी। समझ गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेशेंट हैज़ वॉइडेड ओनली 50 to 100 ml ऑफ यूरिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोलिस कैथेटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेशेंट है जिसका हमने फोलिस कैथेटर रिमूव कर दिया गया है और रिमूव करने के बाद पेशेंट ने 50 से 100 ml तक यूरिन पास किया है। व्हाट इज़ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। पेशेंट ने 50 से 100 ml ही यूरिन पास किया है तो इसमें पूछा गया है कि नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। देखिए ऑप्शन, चेक द ब्लैडर डिस्टेंशन, ब्लैडर की भार को चेक करेंगे कि वो कितना डिस्टेंड है। नेक्स्ट है इनकरेज फ्लूइड इनटेक, हम उनको इनकरेज करेंगे और पानी पीने के लिए। रिकैथेटराइज द क्लाइंट, क्लाइंट को वापस से कैथेटर लगाएंगे। और डी है मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट, हमने कितना फ्लूइड दिया, कितना यूरिन पास हुआ, उसका चार्टिंग करेंगे। द राइट आंसर इज चेक द ब्लैडर डिस्टेंशन। देखिए दोस्तों इसमें ब्लैडर डिस्टेंशन क्यों राइट हुआ उसके लिए देखिए, पेशेंट ने 50 से 100 ml यूरिन पास किया है रिमूवल फोलिस कैथेटर रिमूव करने के बाद। क्या पता उसके ब्लैडर में पहले से ही 50 से 100 ml ही हो। तो सबसे पहले जब देखेंगे कि पेशेंट यूरिन पास नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हमारा जो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन रहेगा कि हम उसका ब्लैडर डिस्टेंशन चेक करेंगे। अगर उसके अंदर यूरिन रहता है देन वी आर रिकैथेटराइज द क्लाइंट, समझ रहे हो आप। और अगर उसमें यूरिन नहीं है तो हम उसको इनकरेज करेंगे फ्लूइड इनटेक के लिए। पर हमारा प्रायोरिटी यहाँ पर क्या रहेगा, प्रायोरिटी एक्शन जो नर्सिंग का रहेगा वो यहाँ रहेगा चेक द ब्लैडर डिस्टेंशन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और किसी भी तरह की अगर सुधार की आवश्यकता है तो वो भी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्रग दैट रिलीव्स फ्लैटुलेंस इज़ नाउन एज। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्लैटुलेंस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्लैटुलेंस का मतलब क्या होता है। फ्लैटुलेंस मीन्स गैस, फ्लैटुलेंस का मतलब होता है गैस कि ऐसा कौन सी ड्रग है जो गैस को रिलीज़ करवाएगी। गैसेस डिस्टेंशन को रिलीज़ करवाने वाली ड्रग का नाम पूछा गया है यहाँ पे।
तो ऑप्शन है कार्मिनेटिव्स, बी इज़ परगेटिव्स, सी इज़ एंटासिड्स, डी इज़ एस्ट्रिजेंट्स। दोस्तों हमने आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो गैसेस डिस्टेंशन को रिलीव कराने में काम आती है। एंड द राइट आंसर इज़ ए, कार्मिनेटिव्स। देखिए दोस्तों, कार्मिनेटिव्स जो भी ड्रग्स होती है वह फ्लैटुलेंस में रिलीव में बहुत हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनजी फीड हेल्प टू रिड्यूस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनजी ट्यूब जो कि हम नोज से इंसर्ट करते हैं और स्टमक तक ले जाते हैं, वो एनजी ट्यूब हम फीड करवा रहे हैं पेशेंट को। तो एनजी ट्यूब फीडिंग करवाते समय हम बहुत स्लोली इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो उसमें पूछा गया है कि आप स्लोली एडमिनिस्टर कर रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है, उससे आप क्या बचाना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैटुलेंस, गैसेस डिस्टेंशन बचाना चाहते हो। बी इज डिस्टेंशन, क्या आप एब्डोमिनल डिस्टेंशन को बचाना चाहते हो। सी इज़ रीगर्जिटेशन, क्या आप रीगर्जिटेशन को बचाना चाहते हो। या इनडाइजेशन, अपच को बचाना चाहते हो। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही अच्छी सवाल पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है फ्लो बैक, रीबैक और या फ्लो बैक फ्रॉम स्टमक कंटेंट। स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो फ्लो बैक हो जाता है वापस इसोफेगस के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड रीगर्जिटेशन। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एनजी ट्यूब से फीडिंग बहुत ही स्लो करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इज़ यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज ये एक तरह का डिवाइस है, चेस्ट ट्यूब और ड्रेनेज सिस्टम है, जिसको हम किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज़ न्यूमोथोरेक्स, सेकेंड वन इज़ प्लूरल डिफ्यूजन, एंड थर्ड वन इज़ हीमोथोरेक्स, एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन तीनों के मतलब जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स मीन्स दैट एयर स्टोर इन द लंग्स। लंग्स के अंदर एयर का स्टोरेज हो जाना। लंग्स का काम होता है एयर को एक्सचेंज करना, बट अगर लंग्स के अंदर एक्स्ट्रा एयर स्टोर हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। सेकेंड वन इज़ प्लूरल डिफ्यूजन। प्लूरल डिफ्यूजन का मतलब फ्लूइड का लंग्स के अंदर भरना। जो भी फ्लूइड है वो प्लूरल कैविटी के अंदर या लंग्स के अंदर अगर फ्लूइड भर रहा है तो उसको हम प्लूरल डिफ्यूजन कहेंगे। थर्ड वन इज़ हीमोथोरेक्स। हीमो मीन्स ब्लड। इट्स मीन अगर लंग्स के अंदर ब्लड स्टोर हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हीमोथोरेक्स। तो देखिए अपने जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से किस में चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर न्यूमोथोरेक्स होगा तो भी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज यूज़ होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा देन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज यूज़ होगा, हीमोथोरेक्स होगा तो भी चेस्ट ट्यूब यूज़ होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी कंडीशन के अंदर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाइल असेसिंग द क्लाइंट फॉर प्रेशर शॉर। प्रेशर शॉर को हम और किस नाम से जानते हैं? बैड शॉर। द नर्स नोटेड स्किन लॉस एंड डैमेज इन्वॉल्विंग द टॉप मोस्ट स्किन लेयर, दिस सजेस्ट। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि हम एक पेशेंट का केयर कर रहे हैं जिसको प्रेशर शॉर है।
और उस नर्स ने नोट किया है कि पेशेंट की जो स्किन है वो लॉस हुई है, और कौन सी स्किन लॉस हुई है, टॉप मोस्ट लेयर, स्किन की टॉप मोस्ट लेयर डैमेज हुई है। तो पूछा गया है कि इसके अंदर ग्रेडिंग के बारे में पूछा गया है कि पेशेंट को ब्रेड शोर की कौन से ग्रेड की डैमेज हुआ है। फर्स्ट इज़ ग्रेड फर्स्ट, सेकंड इज़ ग्रेड सेकंड, सी इज़ ग्रेड थर्ड एंड डी इज़ ग्रेड फोर्थ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या इंक्लूड होता है, सेकंड के अंदर क्या होता है, थर्ड के अंदर क्या होता है, फोर्थ के अंदर क्या होता है। अगर हमें तीन चारों के बारे में पता है तो हम इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट के अंदर इंक्लूड होगा रेडनेस, दैट एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा है पेशेंट के ब्लड सोर्स में, वो एरिया सबसे पहले रेडनेस होगा, और वहाँ पर जो भी एरिया है उसके साइड साइड सेंटर में वाइटनेस एंड आउटर साइड रेड हो जाएगी, दैट इंडिकेट द फर्स्ट ग्रेड ऑफ ब्लड शोर। ग्रेड सेकंड के अंदर टॉप मोस्ट लेयर, जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, टॉप मोस्ट लेयर जो भी है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, दैट इज़ एपिडर्मिस। ओके दोस्तों, थर्ड ग्रेड के अंदर इंक्लूड होगा एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैट। एंड फोर्थ ग्रेड के अंदर इंक्लूड होगा एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल एंड बोन विल बी विजिबल। बोन जो होगी हमें विजिबल होगी। ओके दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे कौन सा इसका आंसर होगा। द राइट आंसर इज बी, ग्रेड सेकेंड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। काइफोसिस इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑफ। काइफोसिस एक तरह की कंडीशन है। ये इस क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड है। फर्स्ट इज़ लोअर लिम्स, सेकंड वन इज़ बी स्पाइन, सी रिब्स एंड डी अपर लिम्स। में पूछा गया है कि काइफोसिस किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ये होगा स्पाइन। जो काइफोसिस है वो स्पाइन से रिलेटेड है। स्पाइन्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज। फर्स्ट इज काइफोसिस, सेकंड वन इज लोडोसिस, थर्ड वन इज स्कॉलियोसिस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले काइफोसिस के अंदर क्या होगा, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। स्पाइन का जो कर्वेचर है वो बैक साइड की तरफ, जैसे ये हमारी स्पाइन है तो ये इसका कर्वेचर बैक साइड की तरफ हो जाएगा। लोडोसिस, इट सिमिलर टू प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमन जिस तरह से उसकी स्पाइन इन अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है, उसी तरह लोडोसिस वाले पेशेंट की भी स्पाइन इनवर्ड कर्व्ड होती है। एंड लास्ट वन इज स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस मीन्स लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। स्कोलियोसिस का जो भी पेशेंट होगा उसकी जो रिब्स स्पाइन है वो लेटरल कर्व में होगी, दैट इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्टिव डाटा ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्टिव डाटा है नर्सिंग असेसमेंट का। असेसमेंट फेज में जो पेशेंट्स हम पूछते हैं दैट इज सब्जेक्टिव डाटा, एंड व्हाट वी आर ऑब्जर्व्ड दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि सब्जेक्टिव डाटा इनमें से कौन सा है। फर्स्ट वन इज वॉमिटिंग पल्स 82 पर मिनट, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन 22 पर मिनट एंड BP 120/70 mmHg, C is nausea and abdominal pain, D is pale skin and moist hand। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से आप बताइए कि इनमें से सब्जेक्टिव डाटा कौन सा है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो पेशेंट अपने आप बताता है। वॉमिटिंग और पल्स 82, वॉमिटिंग होगी वो पेशेंट बता सकता है, पर पल्स 82 है क्या पेशेंट बता सकता है, नहीं। रेस्पिरेशन 22 एंड BP 120/70 mmHg, ये एक नर्सिंग स्टाफ ही कर सकता है, ये पेशेंट नहीं बता सकता कि उसका रेस्पिरेशन कितना है या BP कितनी है।
लास्ट है पेल स्किन एंड मॉइस्ट हैंड। स्किन पेल है या नहीं है, हैंड मॉइस्ट है नहीं है, ये एक नर्सिंग स्टाफ असेस करेगा, पेशेंट नहीं बता सकता। तो राइट आंसर जो होगा वो अपना होगा सी, नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन। पेशेंट खुद एक चीज़ बता सकता है कि उसको पेट में दर्द है या एब्डोमिनल पेन है, नोजिया है। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, nausea and abdominal pain. This is the subjective data of nursing assessment. Okay friends, next question. When assessing BP, the sound that is heard through the stethoscope placed over the artery is termed as। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीपी लेते समय स्टेथोस्कोप को जहाँ पर हम प्लेस करते हैं वहाँ से एक साउंड सुनाई देता है, उस साउंड का नाम बताइए। साउंड हमें टक टक इस तरह से साउंड सुनाई देता है, उस साउंड का नाम पूछा गया है। अपने क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट वन इज़ क्रैकल, सेकंड वन इज़ कोरटकॉफ साउंड, सी इज़ ब्रैंकियल साउंड एंड डी इज़ मर्मर। एंड द राइट आंसर इज कोरटकॉफ। दोस्तों देखिए कोरटकॉफ साउंड है वो हमें एंटीकोबाइटल फोसा पे सुनाई देता है जहाँ पर हम अपना स्टेथोस्कोप प्लेस करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी हमारी। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब के वीडियोस अपडेट आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।